क्या वाकई में एक वक्त पर संजय दत्त जेल के सलाखों के पीछे बैठकर माधुरी दीक्षित के लिए फूट फूट कर रोया करते थे? और क्या सचमुच बड़ी हीरोइन बनने के लिए माधुरी दीक्षित ने बहुत सी दूसरी हीरोइनों के रोल्स धोखे से कटवा दिए थे? और क्या ये सच है कि अनिल कपूर की पत्नी ने अनिल कपूर को माधुरी दीक्षित के साथ कभी न काम करने की धमकी दी हुई है? और क्या वाकई में संजय दत्त के खौफ के वजह से ही माधुरी दीक्षित ने देश से भागकर यूएसए में शादी की और वहीं पर बस गई थी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम उनकी कहानी में ढूंढेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें माधुरी दीक्षित के उस दौर में जाना होगा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। तो 15 मई 1967 को मुंबई के एक लोअर मिडिल क्लास ब्राह्मण मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। उनके पिता शंकर दीक्षित और मां स्नेहलता दीक्षित एक बहुत ही अनुशासित और संस्कारी माहौल में अपने बच्चों को पाल रहे थे। माधुरी अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उनकी दो बड़ी बहन रूपा और भारती और एक बड़ा भाई अजीत था। परिवार में दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। फिल्मी दुनिया उनके लिए एक अलग ही ग्रह थी, जिसे वो सिर्फ सिनेमा हॉल या दूरदर्शन पर देखा करते थे। माधुरी के बचपन में सबसे बड़ी चीज जो उनके अंदर थी वो थी उनकी डांस के प्रति दीवानगी। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही कथक की तालीम लेना शुरू कर दिया था। उनकी मां स्नेहलता ने उनके अंदर के इस टैलेंट को पहचाना और उन्हें क्लासिकल डांस सीखने के लिए इनकरेज किया। माधुरी घंटों तक रियाज करती थी। घुंघरू की आवाज, ताल की समझ और एक्सप्रेशन की पकड़ उन्हें बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम और डांस कंपटीशन में माधुरी हमेशा पहले नंबर पर आती थी। लेकिन माधुरी का सपना पहले हीरोइन बनने का बिल्कुल भी नहीं था। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी और उनका एम था माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना। उन्होंने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पार्ले कॉलेज, जो अब साठे कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में बैचलर साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया। उनकी जिंदगी एक नॉर्मल पढ़ाकू लड़की की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा था। जब माधुरी दीक्षित कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तभी उनके पास एक ऐसा ऑफर आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। उनकी डांस परफॉर्मेंस को देखकर राजश्री प्रोडक्शन के एक पर्सन ने उन्हें अप्रोच किया। राजश्री प्रोडक्शन उन दिनों एक छोटी बजट की फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था अबोध। माधुरी का परिवार पहले तो बिल्कुल राजी नहीं था। एक रूढ़िवादी मराठी परिवार के लिए अपनी बेटी को फिल्मों में भेजना कोई भी आसान फैसला नहीं था, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की क्लीन इमेज और उनके संस्कारी कंटेंट को देखते हुए माधुरी के पिता ने कुछ शर्तों के साथ हाँ बोल दिया। माधुरी ने भी सोचा कि चलो एक अनुभव के लिए फिल्म कर लेती हूँ, फिर वापस पढ़ाई में लग जाऊंगी। फिर साल 1984 में फिल्म अबोध रिलीज हुई। फिल्म में माधुरी के अपोजिट बंगाली एक्टर तापस पॉल थे। माधुरी ने फिल्म में एक इनोसेंट गाँव की लड़की का रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पिट गई, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स ने माधुरी की एक्टिंग और उनकी मासूमियत की तारीफ की। लेकिन तारीफों से करियर नहीं बनता, करियर बनता है हिट से। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी को अचानक महसूस हुआ कि फिल्मी दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। अबोध के फ्लॉप होने के बाद माधुरी वापस अपने कॉलेज पहुंची, लेकिन उनका ध्यान अब पढ़ाई से हट चुका था। उनके अंदर एक्टिंग और डांस को लेकर एक जुनून पैदा हो चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस फील्ड में पूरे तरीके से कोशिश करेंगी। लेकिन अगले 3 साल 1985 से 1987 तक माधुरी के लिए घोर संघर्ष और रिजेक्शन से भरे रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई छोटे मोटे रोल्स किए। फिल्म आवारा बाप, स्वाति और हिफाजत जैसी फिल्मों में उन्होंने काम तो किया, लेकिन इन फिल्म से उनके करियर को कोई भी रफ्तार नहीं मिली। उन दिनों श्रीदेवी, जयाप्रदा और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे बड़े नामों का बॉलीवुड पर राज था। प्रोड्यूसर्स माधुरी को सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस या एक अनलकी गर्ल के रूप में देखने लगे थे। कई मैगजीन ने तो उन्हें फ्लॉप स्टार तक लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी। उनके अंदर जो भूख थी वो उन्हें हर रोज सुबह उठकर डांस हॉल और फिल्म स्टूडियोज की तरफ खींच लाती थी। उन्होंने सरोज खान से कथक के साथ साथ बॉलीवुड डांस फॉर्म की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेना शुरू किया। सरोज खान ने माधुरी की मेहनत और उनके डेडिकेशन को पहचाना। उन्होंने माधुरी की एक्सप्रेशन को शार्पर बनाया और उन्हें कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करना सिखाया। माधुरी घंटों तक बिना थके स्टूडियो में पसीना बहाती थी। उन्होंने हर रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया। उनका परिवार उनके साथ खड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री के लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। ऐसे में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे डायरेक्टर की जिसने माधुरी की किस्मत की रेखा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, सुभाष घई। सुभाष घई उन दिनों बॉलीवुड के शोमैन माने जाते थे। उनकी नजर माधुरी पर पड़ी जब वो फिल्म कर्मा की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने माधुरी को फिल्म कर्मा के एक छोटे से डांस नंबर के लिए कास्ट किया, लेकिन बाद में उस सीन को फिल्म से काट दिया गया।
लेकिन सुभाष घई को माधुरी के अंदर एक ऐसी आग दिखी जो किसी दूसरी एक्ट्रेसेस में नहीं थी। उन्होंने माधुरी को प्रॉमिस किया कि वो उन्हें एक बड़ी फिल्म में लॉन्च करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। सुभाष घई ने माधुरी के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। उन्होंने माधुरी दीक्षित से कहा कि वो छोटे मोटे रोल्स करना बंद कर दे और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। सुभाष घई ने मीडिया में माधुरी के लिए कैंपेन चलाए, उनके पोर्टफोलियो शूट्स करवाए और इंडस्ट्री में ये माहौल बनाया कि माधुरी दीक्षित अगली सुपरस्टार होने वाली है। और फिर साल आया 1988। डायरेक्टर एन चंद्रा एक एक्शन ड्रामा फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था तेजाब। फिल्म में लीड हीरो थे अनिल कपूर। इस फिल्म में लीड फीमेल के लिए सबसे पहले मीनाक्षी शेषाद्री की चॉइस चल रही थी, लेकिन आखिर में ये रोल माधुरी दीक्षित को मिला। फिल्म तेजाब रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक भयानक सुनामी आ गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, लेकिन इस फिल्म ने पूरे देश को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया वो था एक गाना 1 2 3। सरोज खान की कोरियोग्राफी और माधुरी दीक्षित की कमाल की एनर्जी ने इस गाने को एक नेशनल क्रेज बना दिया। रातों रात माधुरी दीक्षित देश की हर गली हर घर में पहचानी जाने लगी। उनके डांस, उनके लटके झटके और उनकी किलर स्माइल ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म तेजाब के लिए माधुरी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड नॉमिनेशन मिला। यहाँ से उनके संघर्ष का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया और एक नया दौर शुरू हुआ, माधुरी दीक्षित एरा। तेजाब की सफलता के बाद माधुरी दीक्षित अचानक इंडस्ट्री की सबसे डिमांडेड एक्ट्रेस बन गई, लेकिन इसी सफलता के साथ ही उनके करियर में कंट्रोवर्सी का पहला धमाका हुआ। सुभाष घई ने उन्हें अपनी मेगा बजट फिल्म राम लखन में कास्ट किया, जहां उन्होंने राधा का रोल निभाया और गाना माय नेम इज लखन और बड़ा दुख दीना सुपरहिट हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। मीडिया और फिल्म मैगजीन जैसे स्टारडस्ट और सिनेब्लिज में ये खबरें जोरों से फैलने लगी कि सुभाष घई ने माधुरी को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष घई ने उनके साथ एक ऐसा स्ट्रिक्ट नो मैरिज और एक्सक्लूसिव कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसकी वजह से माधुरी बिना उनकी मर्जी के किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म साइन नहीं कर सकती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना था कि सुभाष घई ने माधुरी के करियर को शेप करने के नाम पर उनके रोल्स और उनके को स्टार्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। आरोप लगने लगे कि सुभाष घई और माधुरी के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि सुभाष घई उन्हें लेकर ओवर पॉसेसिव थे। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि जब सुभाष घई ने फिल्म राम लखन बनाई तो उन्होंने माधुरी के रोल को ज्यादा स्क्रीन टाइम देने के लिए दूसरी सीनियर एक्ट्रेसेस के सीन को ट्रिम करना शुरू कर दिया। इस वजह से इंडस्ट्री में माधुरी को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनने लगी कि वो सुभाष घई की छत्र छाया में दूसरी एक्ट्रेसेस के रोल कटवा रही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने आग तब पकड़ी जब सुभाष घई की अगली फिल्म खलनायक की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान माधुरी और सुभाष घई के संबंध में खटपट की खबरें आने लगी। कहा जाता है कि माधुरी अब सुभाष घई के इस टाइट ग्रिप से आजाद होना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी है और उन्हें किसी मेंटर के छाया की जरूरत नहीं है। सुभाष घई ने जब देखा कि माधुरी उनके हाथ से निकल रही है तो उन्होंने मीडिया में ऐसे बयान दिए जिससे माधुरी की प्रोफेशनल कमिटमेंट पर सवाल उठने लगे। इस कंट्रोवर्सी ने माधुरी की इमेज पर पहला गहरा बड़ा दाग लगाया। पब्लिक और मीडिया में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या माधुरी ने सिर्फ अपनी सफलता के लिए सुभाष घई का इस्तेमाल किया और जब वो सुपरस्टार बन गई तो उन्होंने अपने ही मेंटर को साइडलाइन कर दिया। सुभाष घई की कंट्रोवर्सी अभी थमी भी नहीं थी कि माधुरी की जिंदगी में एक और बड़ा चैप्टर खुला, अनिल कपूर। तेजाब और राम लखन की जबरदस्त सक्सेस के बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट और सबसे सक्सेसफुल जोड़ी बन गई। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में साथ काम किया, परिंदा, किशन कन्हैया, जमाई राजा, खेल और बेटा। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और एक्सप्लोसिव थी कि आम जनता को लगने लगा था कि ये दोनों सच में एक दूसरे के प्यार में हैं। इस दौर में मैगजीन के कवर्स पर अनिल कपूर और माधुरी की पिक्चर्स छपने लगी। रूमर्स आने लगे कि दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि अनिल कपूर पहले से ही मैरिड थे। उनकी पत्नी सुनीता कपूर और उनके 2 बच्चे थे। मीडिया ने इस अफेयर की न्यूज को इतना हवा दिया कि अनिल कपूर के परिवार में भूचाल आ गया। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना था कि अनिल कपूर और माधुरी एक दूसरे के साथ आउटडोर शूट्स पर घंटों वक्त बिताते थे। इस रिलेशनशिप ने माधुरी के करियर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मीडिया उन्हें होम रेकर कहने लगे थे। आरोप लगने लगे कि माधुरी अपने करियर को पीक पर ले जाने के लिए एक एस्टैब्लिश्ड मेल सुपरस्टार के नाम और पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ इमोशनल या रोमांटिक नहीं था, ये पूरा प्रोफेशनल मैनिपुलेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके माधुरी को उन्हीं फिल्मों में साइन करवाया जहां अनिल कपूर मेन लीड में थे, ताकि उनकी अपनी जोड़ी का मोनोपोली बना रहे। यहाँ तक कि फिल्म बेटा के दौरान जब माधुरी का गाना धक धक करने लगा रिलीज हुआ और पूरे देश में हंगामा मच गया,
तो अनिल कपूर और उनके कैंप को यह बात हजम नहीं हुई कि फिल्म का सारा क्रेडिट माधुरी दीक्षित ले जा रही थी। फिल्म बेटा ने माधुरी को धक धक गर्ल का टैग दिया और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। फिल्म में उनकी एक्टिंग ने अनिल कपूर को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर ने भी अनिल को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी कि वो माधुरी के साथ काम करना बंद कर दे। माधुरी को जब एहसास हुआ कि इस अफेयर की अफवाहों से उनकी क्लीन इमेज खराब हो रही है और अनिल कपूर के कैंप द्वारा उनके रोल्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने एक सडन डिसीजन लिया। उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। इस सडन कट ऑफ ने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या माधुरी ने अनिल कपूर का सिर्फ तब तक इस्तेमाल किया जब तक उन्हें ए लिस्टर बनने के लिए उनकी जरूरत थी। इस इंसिडेंट ने माधुरी की इमेज को एक ऐसी शातिर और कैलकुलेटिव औरत के रूप में पेश किया जो अपने करियर के आगे किसी के रिश्ते की परवाह नहीं करती। 1990 से 1993 का दौर माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे सुनहरा लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल दौर था। फिल्म दिल में आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और माधुरी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद 1991 में फिल्म साजन आई, जिसमें सलमान खान और संजय दत्त उनके को स्टार्स थे। साजन के सॉन्ग्स और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वक्त तक माधुरी बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी वजह से सिनेमा हॉल में लोग टिकट खरीदते थे। मेल एक्टर्स से ज्यादा फीस चार्ज करने का दौर माधुरी दीक्षित ने ही शुरू किया था। श्रीदेवी के बाद अगर किसी फीमेल स्टार ने इंडस्ट्री पर अपना एक छत्र राज बनाया तो वो माधुरी दीक्षित ही थी। लेकिन इस फेम और ताकत के साथ ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला था जो उनकी पूरी इमेज को हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ फिल्मी मैगजीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी से जा जुड़ा। दरअसल फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच खिचड़ी पकने लगी। संजय दत्त उस दौर के सबसे हैंडसम बैड बॉय हीरो थे और माधुरी देश की सबसे बड़ी हीरोइन। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा उस वक्त कैंसर के इलाज के लिए यूएसए में थी। संजय दत्त और माधुरी की क्लोजनेस शूटिंग सेट्स पर खुलेआम दिखने लगी। फिल्म थानेदार, साजन और साहिबा के दौरान उनका रोमांस अपने पीक पर था। मैगजीन्स उनकी मैरिज की हेडलाइंस से भरे पड़े थे। संजय दत्त माधुरी के प्यार में पूरी तरीके से पागल थे। यहाँ तक कि जब ऋचा शर्मा यूएसए से इंडिया वापस आई तो संजय दत्त ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह मीडिया में माधुरी दीक्षित को बताया गया। माधुरी पर यह डायरेक्ट एलिगेशन लगा कि उन्होंने एक बीमारी से जूझ रही औरत का घर तोड़ा। ऋचा शर्मा की बहन एना शर्मा ने टैबलाइड्स में खुलेआम माधुरी पर आरोप लगाए कि माधुरी की वजह से संजय दत्त ने उनकी बहन और उनकी बेटी त्रिशाला को छोड़ दिया। माधुरी की इमेज पर यह सबसे बड़ा धब्बा था। पब्लिक उन्हें एक विलन की तरह देखने लगी थी जो अपनी खुशी के लिए किसी का बसाया बसाया घर भी उजाड़ सकती थी। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब अप्रैल 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस हुआ। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि संजय दत्त के पास इलीगल AK-47 राइफल्स और एक्सप्लोसिव का जखीरा था, जो टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिस्परेटिव एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट के अंडर आता था। संजय दत्त को अप्रैल 1993 में अरेस्ट कर लिया गया। उन पर देशद्रोह और आतंकवादियों से कनेक्शन होने के सीरियस चार्जेस लगे। पूरा देश मानो हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा माधुरी दीक्षित को। फिल्म खलनायक रिलीज होने वाली थी और उनकी शूटिंग अभी पूरी ही हुई थी। संजय दत्त के अरेस्ट होते ही माधुरी दीक्षित ने जो किया उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक को सन्न कर दिया। माधुरी ने रातों रात संजय दत्त से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने संजय दत्त से जेल में मिलने से इनकार कर दिया। जब संजय दत्त ने जेल से उन्हें फोन करने की कोशिश की तो माधुरी ने उनका फोन उठाने से भी मना कर दिया। उन्होंने मीडिया में ये स्टेटमेंट दी है कि उनका संजय दत्त के साथ सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन था और उनके बीच कोई अफेयर नहीं था। इस कदम ने माधुरी को पब्लिक के सामने एक ऐसी पत्थर दिल और सेल्फिश औरत के रूप में खड़ा किया जो अपने बॉयफ्रेंड के मुश्किल वक्त में उसे छोड़कर भाग गई। फिल्म मैगजीन सिनेमा इन प्लॉट और स्टारडस्ट ने लिखा कि जब तक संजय दत्त स्टार थे माधुरी दीक्षित उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही संजय दत्त मुसीबत में आए और उन पर पुलिस केस हुआ, माधुरी ने अपनी क्लीन इमेज बचाने के लिए उन्हें एक पुराने कपड़े की तरह छोड़ दिया। संजय दत्त जेल के अंदर टूट चुके थे। उनके क्लोज फ्रेंड्स ने बताया कि संजय दत्त जेल में माधुरी का नाम लेकर रोते थे, लेकिन माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस कंट्रोवर्सी ने माधुरी दीक्षित की उस मासूम और प्यारी लड़की वाली इमेज को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। उन पर आरोप लगा कि वो एक ऐसी मैनिपुलेटिव प्रोफेशनल है जिनके लिए उनका करियर और उनकी इमेज किसी भी इंसानी रिश्ते से ज्यादा मायने रखती है। संजय दत्त कंट्रोवर्सी के तेज तूफान के बीच अगस्त 1994 में रिलीज हुई सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके है कौन। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कमाई की जिसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जो उस दौर में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड था।
माधुरी दीक्षित ने निशा का रोल निभाया था और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। गाने जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है और माए नी माए हर शादी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गए। माधुरी का वो पर्पल साड़ी वाला लुक नेशनल ट्रेंड बन गया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। लेकिन अगर हम इस टाइमलाइन को गौर से देखें तो हम आपके हैं कौन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये माधुरी दीक्षित और उनके पीआर टीम के लिए एक इमेज क्लीनिंग ड्राइव थी। संजय दत्त कंट्रोवर्सी से जो उनकी कोल्ड हार्टेड मैनिपुलेटर और होम रैकर वाली इमेज बनी थी, उसको धोकर साफ करने के लिए निशा जैसा संस्कारी पारिवारिक और मासूम कैरेक्टर सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका पुराना रिश्ता था और उन्होंने माधुरी को एक बार फिर वही मासूमियत दी जिसे लोग अबोध के वक्त भूल चुके थे। पब्लिक ने एक बार फिर माधुरी को पलकों पर बिठा लिया। लोग उनके संजय दत्त वाले पास्ट को भूलकर उनके इस पारिवारिक रूप के दीवाने हो गए। माधुरी अब बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। उनकी फीस मेल सुपरस्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बराबर या उससे भी ज्यादा हो गई थी। कहा जाता है कि हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी दीक्षित को 2.7 करोड़ रुपए मिले थे, जो उस वक्त सलमान खान की फीस से भी ज्यादा थे। लेकिन इस पीक सक्सेस के पीछे भी अंदर ही अंदर एक नया तूफान आकार लेने वाला था। इंडस्ट्री में नए चेहरे आने लगे। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और काजोल जैसे यंग जनरेशन की एक्टर्स माधुरी की गद्दी को चैलेंज कर रहे थे और माधुरी के पर्सनल लाइफ में जो खालीपन और मीडिया ट्रायल का खौफ था, वो उन्हें अंदर से खा रहा था। 1995 से 1998 तक माधुरी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे अंजाम, याराना, राजकुमार, प्रेमगंत और कोयला। लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही या उनका वो जादू नहीं चल पाया जो पहले चलता था। हालांकि 1997 में यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है ने एक बार फिर टॉप पर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। शाहरुख खान और करिश्मा कपूर के साथ उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही और माधुरी को एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन इंडस्ट्री की हवा बदल रही थी। मीडिया माधुरी को एजिंग स्टार कहने लगा था। मैगजीन में उनके फैशन सेंस और उनके एजिंग स्किन पर नेगेटिव आर्टिकल छपने लगे थे। माधुरी जो पिछले 15 सालों से नॉनस्टॉप काम कर रही थी, कंट्रोवर्सीज का सामना कर रही थी, मीडिया ट्रायल से गुजर रही थी, अब वो थक चुकी थी। सुभाष घई कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोवर्सी, अनिल कपूर अफेयर एलिगेशंस, संजय दत्त टाडा केस और कोल्ड हार्टेड होने का दाग, इन सभी चीजों ने उनके मानसिक संतुलन को हिला दिया था। और फिर अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को एक जोरदार झटका दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मीडिया अनाउंसमेंट के माधुरी ने यूएसए के डेनवर में रहने वाले एक एनआरआई सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। ये खबर जब इंडिया में आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार, जिसके एक इशारे पर लाखों दिल धड़कते थे, उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जिसे ये भी नहीं पता था कि माधुरी दीक्षित कितनी बड़ी सुपरस्टार है। डॉक्टर नेने को बॉलीवुड और माधुरी के स्टारडम के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। पब्लिक और मीडिया में फिर से सवालों का तूफान खड़ा हो गया। लोग पूछने लगे, आखिर क्यों माधुरी दीक्षित ने अपने पीक करियर, अपनी नंबर 1 पोजीशन और बॉलीवुड के ग्लैमरस एम्पायर को छोड़कर एक आम हाउसवाइफ बनकर यूएसए जाने का फैसला किया। शादी के तुरंत बाद माधुरी ने बॉलीवुड से पूरी तरीके से दूरी बना ली। वो डेनवर कोलोराडो में शिफ्ट हो गई। वहां वो एक आम एनआरआई होममेकर की जिंदगी जीने लगी। सब्जी खरीदना, खाना बनाना और अपने बच्चों अरीन और रयान की देखभाल करना। पूरा देश हैरान था कि जो औरत कल तक सेट्स पर 100 लोगों के बीच रहती थी, वो डेनवर की सुनसान सड़कों पर अकेले कैसे रह रही थी। माधुरी के यूएसए चले जाने के बाद इंडिया में उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि माधुरी का करियर खत्म हो चुका था, इसलिए वो भाग गई। कुछ मीडिया हाउसेस ने दावा किया कि उनके पति डॉक्टर नेने ने उन पर फिल्मों में काम न करने का दबाव बनाया है। तो कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी लिखा कि संजय दत्त की जेल से बाहर आने के डर से माधुरी दीक्षित ने देश ही छोड़ दिया। लेकिन क्या एक सुपरस्टार जिसने लगभग 15 साल तक लाइट्स, कैमरा, ताली और फैंस के शोर में अपनी जिंदगी बिताई हो, वो अचानक इस सन्नाटे को हमेशा के लिए बर्दाश्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। 2007 में शादी के 8 साल बाद माधुरी ने बॉलीवुड में अपना पहला बड़ा कमबैक करने का फैसला किया। यश राज की फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म आजा नचले से उन्होंने पर्दे पर वापसी की। फिल्म का गाना आजा नचले हर जगह बजने लगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इंडस्ट्री के सिनिकल लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माधुरी का वक्त अब खत्म हो चुका है। मीडिया ने लिखा कि 90s की हीरोइन अब 2000 के नए सिनेमा में फिट नहीं बैठती। पब्लिक ने उनके एजिंग अपीयरेंस का ताना कसना शुरू कर दिया। नई जनरेशन की हीरोइन जैसे करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ तब तक बॉलीवुड पर कब्जा कर चुकी थी। माधुरी वापस डेनवर लौट गई, लेकिन उनके अंदर की कलाकार अभी मरी नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो उन्हें सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन और डिजिटल स्पेस में भी अपनी जगह बनानी होगी। फिर साल 2011 में माधुरी दीक्षित ने एक और बड़ा और डेयरिंग फैसला लिया।
लिया। उन्होंने अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने और दोनों बच्चों को यूएसए से परमानेंटली इंडिया शिफ्ट करने पर राजी कर लिया। वो डेनवर का आरामदायक घर छोड़कर वापस मुंबई आ गई। इंडिया आते ही उन्होंने अपने आप को एक नए अवतार में रीइन्वेंट किया। उन्होंने टीवी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के जज के रूप में छोटे पर्दे पर वापसी की। उनका वो पुराना मैजिक, उनकी स्माइल और उनका डांस स्टाइल एक बार फिर टीवी की स्क्रीन पर छा गया। वो हर एक एपिसोड के लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करने लगी। इसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंट करियर चॉइसेस किए। उन्होंने देर इश्क किया और गुलाब गैंग जैसे कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में काम करना शुरू किया, जहां उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को जबरदस्त प्रेज मिला। फिर 2019 में उन्होंने कमर्शियल मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल में अनिल कपूर के साथ सालों बाद काम करके बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। 2022 में नेटफ्लिक्स पर आई उनकी सीरीज द फेम गेम, जिसमें उन्होंने एक ऐसी सुपरस्टार की जिंदगी जी जो पर्दे के पीछे डार्क सीक्रेट और फैमिली ड्रामा से घिरी होती है। ये रोल उनकी अपनी असली जिंदगी से काफी मिलता जुलता लगा और इस सीरीज ने इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें नए फैंस दिलाए। इसके बाद फिल्म माजामा और रिसेंट प्रोजेक्ट ने उन्हें ओटीटी की सबसे हाईली पेड वेटरन फीमेल स्टार बना दिया। आज 2026 में माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और ब्रांड है। उन्होंने अपना खुद का ऑनलाइन डांस एकेडमी पोर्टल डांस विद माधुरी शुरू किया है, जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। उनके पति डॉक्टर नेने के साथ मिलकर उन्होंने हेल्थ केयर और मीडिया प्रोडक्शन वेंचर्स में हेवी इन्वेस्टमेंट किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में माधुरी दीक्षित की कुल नेटवर्थ लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव एरिया वर्ली में एक अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट में रहती है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, पोर्शे और रेंज रोवर जैसी सुपर लग्जरीज कार्स का कलेक्शन है। वो रियलिटी शोज, ब्रांड इंडोर्समेंट, डांस एकेडमी और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में हर साल करोड़ों की इनकम जनरेट करती है। जहां उनकी एरा की कई फीमेल स्टार्स आज पूरे तरीके से खो चुकी है, वहां माधुरी दीक्षित ने 50s की एज में भी अपनी रिलेवेंस और वेल्थ दोनों को टॉप लेवल पर मेंटेन करके रखा है। अगर हम 80s और 90s के दौर की दूसरी फीमेल सुपरस्टार से माधुरी दीक्षित का कंपैरिजन करें तो उनकी सक्सेस और उनकी रिलेवेंसी की असली वजह समझ आती है। मीनाक्षी सेसाद्री जो 80s के एंड में माधुरी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, उन्होंने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और यूएसए में सेटल हो गई। वो फिर कभी स्क्रीन पर वापस लौट नहीं पाई। जया पर्दा जो अपनी खूबसूरती और डांस के लिए जानी जाती थी, उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की, लेकिन उनका फिल्मी करियर पूरे तरीके से ठप हो गया और वो आज मेन स्ट्रीम सिनेमा से गायब है। करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जो 90s के सेकेंड हाफ में माधुरी को कड़ी टक्कर दे रही थी, उनके करियर में शादी और पर्सनल लाइफ की वजह से एक बड़ा ब्रेक आया। हालांकि रवीना ने रिसेंट टाइम्स में ओटीटी और केजीएफ 2 से स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, लेकिन माधुरी दीक्षित जैसा कंटिन्यूअस स्टार पावर और टीवी पॉपुलैरिटी वो मेंटेन नहीं कर पाई। श्रीदेवी जो माधुरी की सबसे बड़ी प्रोफेशनल राइवल मानी जाती थी, उन्होंने मैरिज के बाद एक लंबा ब्रेक लिया। उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम से कमाल का कमबैक किया, लेकिन 2018 में उनके ट्रेजिक डेथ ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लेकिन वही माधुरी दीक्षित ने कभी सिर्फ हीरोइन के रोल्स के पीछे भागने की गलती नहीं की। उन्होंने सही वक्त पर टीवी रियलिटी शोज झलक दिखला जा, डांस दीवानी को पकड़ा, जिसे वो घर घर में नई जनरेशन के लिए एक्सेसिबल रही। उन्होंने अपने डांस टैलेंट को एक डिजिटल बिजनेस मॉडल डांस विद माधुरी में कन्वर्ट किया। कमबैक के बाद उन्होंने अपने पास्ट कंट्रोवर्सी पर पूरे तरीके से पर्दा डाल दिया और एक आइडियल मदर, परफेक्ट वाइफ और ग्रेसफुल लेजेंड की इमेज को पब्लिक के सामने रखा। और यही कारण है कि आज वो अपनी दौर की दूसरी हीरोइनों के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन इस पूरे सफर को देखकर एक सवाल तो जरूर उठता है, अगर माधुरी दीक्षित इतने ही बड़ी सुपरस्टार थी तो उनका करियर 90s के लेट फेज में इतना सडनली क्यों लड़खड़ाया? आखिर क्यों उन्हें वो सारे इल्जाम सहने पड़े? क्या सच में माधुरी दीक्षित एक विलन थी या फिर वो एक मर्द प्रधान इंडस्ट्री और सेंसेशनल मीडिया की सबसे बड़ी विक्टिम थी? तो आइए एक एक करके उन तीनों सबसे बड़े आरोपों की रियलिटी को देखते हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। सुभाष घई ने जब माधुरी को साइन किया था, तब माधुरी एक हेल्पलेस स्ट्रगलिंग लड़की थी जिसे इंडस्ट्री के गंदे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुभाष घई ने उनके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जो किसी भी आर्टिस्ट के बेसिक राइट्स का हनन था। उन्हें दूसरी फिल्मों से रोकना, उनके करियर डिसीजन को कंट्रोल करना और उनके मैरिज तक को बाउंड करने का कोशिश किया गया। क्या ये एक मेंटोर का काम था या एक पावरफुल प्रोड्यूसर का एक्सप्लॉइटेशन? जब माधुरी ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाई और उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, तो सुभाष घई ने मीडिया में उनकी इमेज खराब करने के लिए कई कदम उठाए। माधुरी ने कोई मैनिपुलेटिव खेल नहीं खेला,
बल्कि वो सिर्फ एक पावरफुल प्रोड्यूसर के कंट्रोल से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। वहीं 90s में जब भी कोई मेल और फीमेल स्टार कंटिन्यूअस हिट देते थे तो फिल्म मैगजीन अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए उनके अफेयर की झूठी खबरें छापते थे। अनिल कपूर पहले से शादीशुदा थे। माधुरी ने कभी अनिल कपूर का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। उल्टा जब माधुरी को लगा कि उनके नाम को यूज करके प्रेस उनकी डिग्निटी पर कीचड़ उछाल रहा है तो उन्होंने खुद अनिल कपूर के साथ काम करना बंद कर दिया। ये उनकी मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ना कि कोई कोल्ड कैलकुलेशन। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक सुपरहिट जोड़ी को कुर्बान कर दिया। वहीं संजय दत्त से जब उनका नाम जुड़ा तब माधुरी एक यंग इमोशनल लड़की थी जो संजय के चार्म में आ गई थी। लेकिन अप्रैल 1993 में जब संजय दत्त पर टाड़ा लगा और उन पर देशद्रोह और आतंकवादियों से AK-47 लेने के सीरियस चार्जेस लगे तो किसी भी नॉर्मल इंसान या परिवार के क्या रिएक्शन होता। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित एक बहुत ही सिंपल कल्चर्ड मराठी आदमी थे। उनका परिवार नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस केस के मामले में नहीं फंसना चाहता था। माधुरी का उनसे दूर होना कोई धोखा नहीं था, बल्कि वो उनका और उनके परिवार का सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट था। अगर वो संजय दत्त के साथ रहती तो मीडिया और कानून उन्हें भी उस क्राइम का हिस्सा बना देता। उन्होंने वही किया जो कोई भी समझदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक करता। लेकिन पुरुष प्रधान मीडिया ने एक मेल स्टार की गलतियों का सारा भांडा एक औरत के सर पर फोड़ दिया और माधुरी को विलेन बना दिया। टाइमलाइन को गौर से देखिए। माधुरी ने कभी किसी मीडिया ट्रायल में जाकर किसी पर कीचड़ नहीं उछाला। उन्होंने कभी संजय दत्त के खिलाफ कोई जहर नहीं उगला, न ही सुभाष घई पर कोई डायरेक्ट पब्लिक अटैक किया। उनकी खामोशी को मीडिया ने उनका अपराध समझा, जबकि वो उनकी डिग्निटी और ग्रेस था। उन्होंने सालों तक इंटरनल ट्रॉमा और पब्लिक जजमेंट को सहा। उनके पर्सनल लॉस को किसी ने नहीं देखा। कैसे उनका पहला सच्चा प्यार क्राइम ब्रांच के चक्कर में तबाह हो गया, कैसे उनके अपने मेंटर ने उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की और कैसे उन्हें अपने पीक स्टेज पर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके। माधुरी दीक्षित की कहानी सिर्फ एक हीरोइन की सक्सेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी मराठी लड़की की जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड। उसने अपनी मेहनत, अपने कथक के रियाज और अपनी किलर स्माइल से बॉलीवुड के उन बड़े बड़े मेल सुपरस्टार के सामने अपनी शर्त पर काम किया और सबसे ज्यादा फीस वसूल की। वो कंट्रोवर्शियल जरूर रही, उन पर दाग जरूर लगे, लेकिन उन्होंने हर तूफान का सामना बिना किसी झूठे रोने धोने के हमेशा एक मुस्कान के साथ किया। आज वो एक रिस्पेक्टेड आइकन है, वो एक डिवोटेड मदर है और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल लेजेंड में से एक है। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित के इस बायोग्राफी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या माधुरी दीक्षित वाकई में हर कंट्रोवर्सी में गलत थी या फिर वो एक पावरफुल पुरुष प्रधान इंडस्ट्री और मीडिया सेंसेशन की वही विक्टिम थी जिसे हर गलती के लिए बलि का बकरा बनाया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।